मुझे याद है फरहान 8 साल का था और 8 साल का बच्चा बहुत बड़ा बच्चा होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता घुटनों पे चल रहा है। वन डे ही केम बैक फ्रॉम द स्कूल, मुझे इतना क्लियरली याद है। तो वो मेरे पास आया बहुत ही हैरत से सीधा, आर वी मुस्लिम? तो उसे 8 साल की उम्र में पहली बार स्कूल में किसी ने कहा होगा। मैंने कहा देखो बेटा क्या है, उस आदमी की जो कैनिबल है, जिसको बचपन से माँ ने आदमी खिलाया है और उसको आदत है, वो मानते लोग पकड़ के लाते हैं वो आदमी को काट के खा लेते हैं। तो बच्चे के लिए जैसे आपको सब्जी तरकारी की आदत हो, इसकी आदत है। मैंने ये राइट अर्न किया है कि मैं एक सवाल औरतों से करूं। आप लोगों को अकल नहीं है कि सारे मजहब आपके खिलाफ हैं। आप लोग मर्दों से ज्यादा धर्म मानते हैं। जावेद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, प्रीडोमिनेंटली एक रिलीजियस, श्रद्धालु, भगवान की कल्पना में आस्था रखने वाले हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। ये उनकी एक और विशेषता है कि वो नास्तिकता को या नास्तिक होने को उतना काइंडली नहीं देखते। दूसरी तरफ जो एवरेज एथिस्ट इंसान है वो भी कहीं ना कहीं ये हमेशा रिलीजन से घिरा हुआ रहता है, परेशान रहता है, रिलीजियस बेगोट्री से, फैनेटिसिज्म से या फिर अंधश्रद्धाओं से। तो वो भी धीरे धीरे मैंने देखा है कि डिस्कनेक्ट होता जाता है समाज के एक बहुत बड़े हिस्से से। तो आपको मैं जब भी देखता हूँ तो ये समस्या आपके बारे में मुझे नहीं लगती। आप हमेशा समाज से जुड़े हुए रहते हैं, समाज के प्रति आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। आपने कई बार कहा है कि जो एवरेज हिंदुस्तानी इंसान है वो बेवकूफ़ नहीं है, या फिर ये जो देश है उसे वो बर्बाद नहीं होने देगा। यूथ के बारे में भी आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। तो ये जो आपका ऑप्टिमिज्म है ये कहाँ से आता है? देखिए, एक तो आपको बताऊं कि जिसे आज हम बड़ा बुरा वक्त कहेंगे और समझते हैं, वो भी क्या है। दुनिया में 13 मुल्क आज भी हैं जहां अगर आप ये अनाउंस कर दें कि आप नास्तिक हैं तो आपको फांसी की सजा है। और बहुत दूर नहीं है, एक आध तो पड़ोस में है। आप बोल दीजिए कि मैं नहीं मानता हूं इस धर्म को जिसमें मैं पैदा हुआ था और मेरा इस पे कोई बिलीफ नहीं है, इतना काफ़ी है आपको फांसी देने के लिए। तो फिर भी आज जब हम कहते हैं कि देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कम हो रहा है और ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो बढ़ रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है और ऐसा तो कभी नहीं था, तब भी आप ये सम्मेलन कर रहे हैं और ऐसा सम्मेलन हिंदुस्तान में पॉसिबल है। तो हमको अपनी ब्लेसिंग भी काउंट करना चाहिए। जहाँ हम शिकायत करते हैं हमको बहुत ज़्यादा की आदत है तो ये हमें कम लग रहा है। ये जो जिसे हम कम कह रहे हैं ना, इतना भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिन्हें नसीब नहीं है, ये सच है। बाकी ये है कि जैसे एक बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें समझ बढ़ती है, ऐसे ही समाज होते हैं, ऐसे ही संस्कृति होती हैं जो बढ़ती हैं हज़ारों साल में। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विजडम जेनेटिकली, अब तो ये साइंस भी मानती है कि सर्टन विजडम, सर्टन एटीट्यूड जो है वो जीन्स में ट्रेवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सर्टन सेंसिबिलिटी आपकी जीन्स में ट्रेवल करती है। दूसरी ये कि आप किसी को भी हिंदुस्तान की को ले लीजिए आदमी को, और उसके जब फैमिली ट्री ढूंढेंगे आप तो चाहे 4 पीढ़ी के बाद या 40 पीढ़ी के बाद, आया वो किसी किसान के घर से है। जो हिंदुस्तानी है वो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं खेती में है, किसानी में है। किसान बाय टेम्परामेंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता है, उसका टेम्परामेंट नहीं। देन दिस हैज बीन अ सिटी, कंट्री एंड लैंड ऑफ प्लेंटी। एक्सट्रीमिज्म आता है एक्सट्रीम हालात से। आप देखिए कि जिन मुल्कों में रिसोर्सेज कम है, जिन मुल्कों में जीना बहुत टफ है, उसकी जियोग्राफी की वजह से, उसकी टोपोग्राफी की वजह से, उसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से, शॉर्टेज ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड की वजह से, वहाँ पर एक हार्शनेस आएगी कल्चर में।
लेकिन जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, ये आप कमाल का एक ये है जो हमारी नॉर्थ इंडिया में ये जो मैदान है गंगा जमुना का, ये साल में 2 फसलें आपको पिछले 5,000 साल से दे रहा है। अमेरिका में क्या होता है, 2 साल आप अगर कोई खेत जोत लेते हैं तो उसे 3 साल के लिए छोड़ देते हैं ताकि फिर उसके केमिकल्स वापस ऊपर आ सके। आप साल में 2 फसलें 4,000 5,000 साल से उगा रहे हैं और उगे चला जा रहा है। तो जहाँ इतना प्लेंटी था वहाँ एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड आते नहीं। तो हम जेनेटिकली एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड के लोग नहीं हैं। मगर जैसे जैसे कभी कभी शरीफ आदमी को शौक़ होता है, यार मेरे सारे दोस्त बदमाशी करते हैं, मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं भी आज कुछ बदमाशी करूँगा, तो उसी तरह कभी कभी हिंदुस्तानियों को जोश आता है, ज़रा हम भी एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे, बहुत हो गया, ये भी एक्सट्रीमिस्ट है, वो भी, हम क्यों नहीं है। मगर वो उनका अंदर से, चूँकि उनका जेनेटिक कोड वो नहीं है, धीरे 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 करके वापस आ जाते हैं। ये आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखेंगे तो ये है। आम आदमी जो लीडर रहे हैं, आज पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पहले राजे महाराजे, नवाब, बादशाह, राजा महाराजा होते थे, सम्राट होते थे, उनकी तो हमेशा दुनिया में चाहे यहाँ हो कहीं हो, उनकी एक ज़िंदगी और उनके वर्चू और उनका वाइस सब अलग होता था। कि मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आम हिंदुस्तानी बाई टेम्परामेंट एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। चलो, कुछ लोगों को इसकी खुशी हुई, एक साथ वो बैठे, उन्होंने ताली बजाई थी। जी जावेद सर, एक तर्क ऐसा दिया जाता है कि कई सारे जो आर्ट फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं रिलीजन का सहारा लेकर या रिलीजन की प्रेरणा से विकसित हुए हैं। जैसे कई सारे मंदिर बने तो मूर्तिकला या स्थापत्य कला, वास्तुकला का विकास हुआ, या फिर चित्रकला का विकास, जैसे अजंता के केव पेंटिंग्स है, या फिर पोइट्री जो है, अर्ली पोइट्री जो है वो भगवान के स्तुति के बारे में है। तो ये जो सारी पोइट्री है ये रिलीजन के आधार से बढ़ी है। तो एज एन एथिस्ट आर्टिस्ट, क्या आपको लगता है कि श्रद्धा ना होना एक डिसएडवांटेज है आर्ट के लिए? देखिए, जिन लोगों ने ये साउथ में ऐसे टेम्पल हैं कि पहाड़ी ली है और ऊपर से काटना शुरू किए, और काटते काटते पहले एक मंदिर का बाहर का हिस्सा बना दिया, फिर उसमें दरवाज़ा काटा, फिर अंदर काटा तो अंदर एक कमरा बन गया, फिर उसी में डेटी को काट दिया, बना दिया कि एक पूरे का पूरा मंदिर जो है वो एक पत्थर का। मामूली काम नहीं है ये, किया उन्होंने। माइकल एंजेलो ने, आप कभी जाएंगे इटली और जो लोग गए हैं उन्होंने सिस्टीन चैपल जो देखा, वो 2.5 बरस तक आदमी ने छत पे उल्टा लेट के पेंट किया है। उल्टा लेट है वो पेंट कर। और क्या चीज़ है वो सिस्टीन चैपल, जो उसने पियटा स्टैचू बनाया है जहाँ पर वो मदर मेरी जीसस को क्रूसिफिकेशन के बाद गोद में लिए हुए है। क्या स्टैचू है, जो मूजिस का उसने स्टैचू बनाया है, तो क्या स्टैचू है, देखते रहिए हैरान। जो बनाया है डेविड का, आपकी सांस रुक जाएगी, ऐसा स्टैचू। लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी नहीं होती तो क्या माइकल एंजेलो पान की दुकान खोल लेता? क्या करता? फिर वो नहीं बनाता कुछ। यह आदमी जिसने ऐसे मंदिर बनाए हैं एक पत्थर को काट के, अगर वहां उसके पास धर्म नहीं होता तो वो कुछ नहीं बनाता। वो क्या करता? वो पान बीड़ी की दुकान खोलता। वो आर्टिस्ट थे, ये लोग थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जो आपको हायर करते थे कि भाई तुम ये काम करो, हम तुम्हें पैसा देंगे, या तुम ये काम करो इसलिए ये काम करना बहुत नेक है और बहुत अच्छा है, तो करते थे वो कि ये बहुत भला काम है। अगर ये भला काम, सो कॉल्ड भला काम नहीं होता तो कोई दूसरा भला काम होता। अगर वो अच्छे लोग थे तो अच्छा काम करते ही, अगर वो आर्टिस्ट थे तो आर्ट बनाते ही। बल्कि सच तो ये है कि अगर ये ना होता, अगर जैसे इस्लाम में आप तस्वीर नहीं बना सकते, तो ईरान के कितने पेंटर्स हैं बेचारों, उन्होंने जब तस्वीर नहीं, ईरान में तो फिर भी बनाने लगे बाद में, बहुत जगह थे, टर्की में, उसमें अगर उन्हें फ्रीडम होती तो शायद और भी कुछ अच्छी पेंटिंग्स करते, वो भी बन जाते रेम्ब्रांट की तरह, वो भी बन जाते मतीस, बड़े बड़े पेंटर्स की तरह। तो हुआ ये है कि जहाँ धर्म के पास पावर थी, धर्म के पास पैसा था, और धर्म आपको एक्साइट करता था कि तुम ये काम करोगे तो बहुत अच्छा काम होगा,
तो करते थे वो। ये ना होता कुछ और होता। जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था, क्या उसमें पेंटिंग नहीं बनाई गई? उसमें रेवोल्यूशन की बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई। ये लोग भी कुछ बनाते हैं। ये आर्टिस्ट इस वजह से नहीं थे कि धर्म आया था, इनका धर्म पब्लिसाइज हो गया इसलिए कि ये आर्टिस्ट थे। तो धर्म को इनका एहसान मानना चाहिए कि ये धर्म का एहसान मानेंगे? जी, हमने जैसे सब जानते हैं अभी हमारा भारत का चांद्रयान मिशन सक्सेसफुल रहा, चांद्रयान मिशन। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसरो के जो चेयरमैन थे सोमनाथ सर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बेसिकली एक एक्सप्लोरर है और वो जैसे बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं स्पेस रिसर्च के ज़रिए, वैसे एक आंतरिक दुनिया है जिसे वो एक्सप्लोर करते हैं उनकी आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए। तो इस सिलसिले में मेरे दो सवाल है। क्या स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ऐसी कोई ज़रूरत पूरी करती है इंसान की जो ज़रूरत शायद हम एथिस्ट होने की वजह से समझ नहीं पाते क्योंकि हमें वो ऑर्गन नहीं है? या एक तो ये आंतरिक दुनिया क्या है, आंतरिक दुनिया क्या बाहर की दुनिया से अलग है? एक कहीं अफ्रीका के जंगलों में शायद आज भी कोई ट्राइब मिल जाए जो कैनिबल हो, जो इंसान को खाता है। हो सकता है मिल जाए, कभी तो था, आज है कि नहीं है मालूम नहीं मुझे। उस आदमी की जो कैनिबल है, जिसको बचपन से माँ ने आदमी खिलाया है और उसको आदत है, वो मानते लोग पकड़ के लाते हैं, वो आदमी को काट के खा लेते हैं। तो बच्चे के लिए जैसे आपको सब्जी तरकारी की आदत है, उसे इसकी आदत है। उसका जो आंतरिक विश्व है, उसमें क्या आदमी को खाने से कोई डिस्टर्बेंस होता है? नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? ये आंतरिक जो है, ये आंतरिक है नहीं, ये बाहर का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप कोई जो सच्चा वेजिटेरियन है उसको आप धोखे से मीट खिला देंगे, उसे मालूम होगा ये मीट है, ही विल थ्रो अप। उसकी आंतरिक जो विश्वास है और दुनिया है वो उसे रिजेक्ट कर देगी। मगर जो नॉन वेजिटेरियन बचपन से आराम से खाएगा। तो ये आंतरिक जो है कहीं आसमान से नहीं उतरता, ये आंतरिक बाहर की दुनिया से बनता है। तो इतना कुछ आप ज़्यादा आंतरिक को वैल्यू मत दीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ आपकी समझ में बातें नहीं आ रही हैं और वेग है, जहाँ जहाँ ग्रे एरिया है, ठीक से लाइट नहीं पड़ रही है, लॉजिक की, रीज़न की, नॉलेज की, आप उसको रोमेंटिसाइज करते हैं। ये देखो धुंधला धुंधला है, अरे धुंधला है तो रोशनी डालो इस पर, धुंधला क्यों है? तो ये किस्सा ये है कि ये हम अपनी जहालत की या अपनी नॉलेज की कमी की या अपने आधा शिक्षक होने की जो पूजा करते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। आप देखिएगा, एक आम रिलीजियस आदमी बोलता है, क्या आपको पता है कि एक पत्ती कैसे बन जाती है? अब तो मालूम है, लेकिन कहते थे। अरे भाई नहीं मालूम है तो शर्मिंदा होने की बात है कि हमें नहीं मालूम है। इसमें गर्व की क्या बात है कि हमको ये भी नहीं पता, हमको ये भी नहीं पता। ये जो है, जो आंतरिक है, वो रिफ्लेक्शन है बाहर का। अगर बाहर ठीक होगा तो आपका आंतरिक भी बेहतर होगा। इसी सिलसिले में जो अगला सवाल था कि साइंटिस्ट के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होना या साइंटिस्ट का रिलीजियस होना, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी जो तर्क देता है कि नहीं, वही बात है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहूँगा। ये एक बीमारी है और क्योंकि इतने लोगों को है तो आपको कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन है बीमारी। भाई आपको तो धर्म बताता था वो चंद्रलोक है वहाँ, तो चंद्रलोक आपको मिला? आपका जो वहाँ लैंड किया तो चंद्रलोक के कुछ लोग आए थे कि भाई ये क्या लैंड कर गया? तो उस चंद्रलोक का क्या हुआ? वो कहाँ गया? जी सही है। मैं हिंदी सिनेमा के बारे में बोलना चाहूँगा। किसके बारे में? हिंदी सिनेमा के बारे में बात जी करते जी हैं। जी जी। आज़ादी के इन्होंने बाद मेरा से वीक पॉइंट निकाल लिया। जी। आज़ादी के बाद जो भी आर्टिस्ट मेनली हिंदी सिनेमा में आए, वो आइदर खुद लेफ्टिस्ट थे या लेफ्ट विचार, लिबरल या सेकुलर वैल्यूज़ को मानने वाले रहे थे, और जो उनकी फिल्मों में भी दिखता है। बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा कई सालों से सेकुलर मूल्यों का पक्षधर रहा है।
पिछले कुछ सालों में ये जो बैलेंस है वो बदलता आपको देख रहे हैं? क्योंकि अभी नसरुद्दीन शाह सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी जो फिल्में बनती है वो जितनी ज़्यादा जिंगोइस्टिक फिल्में बनेगी उतनी वो पॉपुलर हो रही है, ऐसा ट्रेंड है। कुछ फिल्मों के नाम भी लिए उन्होंने, तो आप इसे कैसे देखते हैं? इस बात से हमें एक बात समझनी चाहिए, हिंदी सिनेमा भी वो जैसा आप आंतरिक दुनिया की बात कर रहे थे, वो आंतरिक दुनिया ही है समाज की। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे किसी समाज के एडवर्टाइजमेंट दिखाओ और मैं तुम्हें उस समाज के बारे में हर बात बता दूंगा। उससे आपको मालूम हो जाएगा कि इस समाज की मोरालिटी क्या है और इस समाज के एस्पिरेशंस क्या हैं, इसके संस्कार क्या हैं और इसकी आकांक्षाएं क्या हैं, आपको पता चल। यही फिल्म है। फिल्म अलग अलग समय में जब चेंज हुई है, और आज जो आप कह रहे हैं किसी हद तक, ऐसा पूरी हद तक नहीं, किसी हद तक वो भी सच है। तो ये क्यों हुआ है? जो समाज में होता है वो कहीं ना कहीं सिनेमा में एंटर होता है। समाज सिनेमा का हिस्सा नहीं है, सिनेमा समाज का हिस्सा है, और जो वहां रिफ्लेक्ट होगा वो सिनेमा में आएगा। कभी जानबूझ के आएगा, कभी अनजाने में आएगा। ये समाज, जब मेरा बचपना था, जो कि बहुत कई सौ साल पहले की बात है, तो वो उस समय जो मिडिल क्लास थे, जो मध्य वर्ग था हिंदुस्तान में, वो पढ़े लिखे लोगों का था। इसलिए कि मध्य वर्ग में आप आ सकते थे अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप सिविल सर्विसेज में हैं, या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो कोई आपके पास विद्या है तब आप मिडिल क्लास में होंगे, वरना कैसे होंगे? ये जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी ज़मींदारों की भी, आप लोग जहाँ हैं आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पर जो बड़े ज़मींदार हैं उनके जो बच्चे शहर जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, और वो पढ़े लिखे होते थे, और वो ये सारे काम बड़े बड़े करते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर चीज़ लाइफ में पैकेज आते हैं, अच्छा बुरा नहीं आता है, हर पैकेज में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, और आप सोचते रहते हैं पहले वाला पैकेज अच्छा था कि ये अच्छा है। इस पैकेज में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हर बड़ी इंडस्ट्री अपने चारों तरफ बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनाती है। एक आदमी है साइकिल की बहुत बड़ी शॉप लुधियाना में है। अब वो लुधियाना की जो कंपनी है वो तीलियां जो है साइकिल की खुद नहीं बनाएगी। वो एक जो वो है क्राफ्टमैन है, एक एक्सपीरियंस आदमी है काम करने वाला, उसने कहा भाई तू एक छोटी फैक्ट्री खोल ले, हमको साल में तुझे 2 टन तीलियां देनी। वो लग गया, उसने अपने साथ 3-4 आदमी रख लिए। दूसरे आदमी को कहा ये गद्दी का ऊपर का जो चमड़ा है काट के ये तुम दोगे हमें, वो बना रहे हैं। तो होता ये है कि जब बड़ी इंडस्ट्री आती है तो छोटी छोटी एंसिलरीज पैदा होती है। इस छोटी छोटी एंसिलरीज ने हिंदुस्तान में कम से कम 15 करोड़ आदमी 80s में मिडिल क्लास में लाए। एक तो जब इंडस्ट्री फैली तो वहाँ नौकरियाँ मिली। इस इंडस्ट्री में हर आदमी काम करने वाला बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। ये जो काम करने वाले लोग थे ये क्राफ्टमैन थे, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स नहीं थे। इनकी एक नई जनरेशन पैदा हुई, और ये इतने बड़े थे कि इनकी मर्जी से फिल्में बनी, इनकी मर्जी से गाने लिखे गए, इनकी मर्जी से पॉलिटिक्स चली। मैं पर्सनली सरकायले खटिया जाड़ा लगे या चोली के पीछे क्या है को उसी पैकेज का हिस्सा समझता हूं जिसमें एल.के. अडवाणी की स्पीचेस थी। ये एक पैकेज है। चोली के पीछे क्या है जैसे गाने 1940 में भी बने और 50 में बने, लेकिन किसी शरीफ घर में सुने नहीं गए कभी। मैं तो कितने घर जहां 8 साल की लड़की 9 साल की बच्ची जो है वो कहे देखिए साहब हमारी बच्ची इस पे कितना अच्छा डांस करती है, बेटा करके दिखाओ अंकल को। ये मैंने पहले नहीं देखा था। तो हुआ ये कि जो इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक गिरावट समाज में आई वो फिल्म में भी दिखाई दी, गीत में भी दिखाई दी, और जो राजनीति थी उसमें भी दिखाई दी। 1950 में इन जैसे लोग म्यूनिसिपैलिटी के लीडर होते थे। नेहरूवियन टाइम में ये इतने बड़े लीडर ही नहीं हो सकते थे। कम्युनलिज्म जो है 80s ने इन्वेंट नहीं की है, कम्युनलिज्म तो बहुत पहले से थी, लेकिन वो कम्युनल लीडर्स में भी क्लास होती थी।
वो जब बात करते थे तो पढ़े लिखे लोगों की तरह करते थे। उनका कम्युनलिज्म का एक्सप्रेशन भी एक डिसेंट और एक एस्थेटिक तरीके से होता था। तो ये जो आया भोंडापन, ये फिल्म में भी आया, ये राजनीति में भी आया, हर जगह अलग अलग थोड़ी है लोग, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो नहीं रहता है समाज। उसी तरह से अगर एक छोटी मोटी वेव उठी है रिवाइवलिज्म की, एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट की, कुछ इमेजिनरी कुछ रियल, तो वो आपको फिल्मों में झलकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मैस कम्युनिकेशन है और जो मास एंटरटेनमेंट है वो कंडीशनड है सेकुलर होने के लिए, उसका इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। तो वो तो हो जाएगा, बीच में ये भी दो चार बन जाएंगी, कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, और यही हुआ है कि कुछ चली कुछ नहीं चली, और कुछ ऐसी चल गई जिनको रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी कि ये तो चलना ही नहीं चाहिए, तो जनता ने कहा कि ये तो हम चला के रहेंगे। तो ये है, मतलब ये साफ दिखाई देता है कि कहीं जो ऑडियंस है, कहीं जो कॉमन मैन है। अब ये क्या होता है, एक अंग्रेजी में कहावत है विच इज रादर शिविनिस्टिक एंड सेक्सिस्ट, लेकिन बहरहाल अब है कि हस्बैंड इज द लास्ट पर्सन टू नो, द सेम वे द रूलर द लास्ट पीपल टू नो कि जमीन नीचे से निकल रही है। कौन जाके उनको बोलेगा भाई, मरना उसे है। तो हकीकत ये है कि आप ये फिल्मों का हिट होना, जिन्हें पूरा राइट विंग ने रोकने की कोशिश की, ये इतनी बड़ी हिट हुई है कि पहले हुई नहीं थी कभी कोई। ये कोई स्टेटमेंट जा रहा है, इस स्टेटमेंट को समझिए। या सिर्फ ये फिल्म इतनी कमाल की थी कि 500 और 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। लोगों ने कहा कि और हम कुछ करें ना करें, ये पिक्चर तो हम देखेंगे। तो ये मैसेज मैं नहीं जानता कि अभी तक हस्बैंड को पता चला है कि नहीं पता चला, लेकिन ये हो रहा है। जी, एक समस्या ऐसी बताई जाती है कि जो लाइक माइंडेड पीपल है उनका गुट जल्दी बन जाता है। जैसे रिलीजियस पीपल है, एथिस्ट उसमें लेफ्ट आउट हो जाता है। जैसे शराब पीने वाले लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे से, और जो शराबी नहीं होता वो उनकी कंपनी में नहीं जाता तो कुछ मिस आउट कर जाता है। तो आपको एज एन आर्टिस्ट कभी प्रोफेशनली नुकसान हुआ आपके व्यूज़ की वजह से? नहीं, मुझे नहीं। लोग बोलते हैं, देखिए मुझे कैंसर नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि दुनिया में कैंसर नहीं होता। मैं ट्रेन के नीचे नहीं आया, इसका मतलब नहीं है कि ट्रेन के नीचे कोई नहीं आता है। मेरी आंखें जो है वो नहीं चली गई, इसके मतलब नहीं है कि लोगों की आईसाइट नहीं जाती है, होता है। मेरे साथ नहीं हुआ, मैं बोलूँ मेरे साथ ये हुआ और कुछ नहीं। मैं ये ज़रूर है कि कभी कभार लोगों से पंगा हो गया, उन्होंने कहा यार इसके साथ तो काम नहीं करें, मैंने कहा इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ये सब हुआ। लेकिन ये कि उसका कोई ताल्लुक ना मेरी पॉलिटिकल सोशल आइडियोलॉजी से, उन्हें बेचारों को इन बातों का पता ही क्या, मासूम लोग हैं, तो उनको तो इसमें माफ़ कीजिए, हाँ ज़रा ईगोज हो जाती हैं काम में कभी कभार, तो हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने कहा ठीक है ना, सही। मगर झगड़े हुए बहुत, बाइकॉट भी हुए, बाकायदा बाइकॉट हुए मेरे। तो जब मैं लड़ रहा था कॉपीराइट के लिए आर्टिस्ट की और म्यूजिशियन की इंडिया में, तो मीटिंग करके बाइकॉट किया गया, मुझे रेजोल्यूशन पास किया गया। वो एक दूसरी बात में, उसका ना मेरी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ है और ना मेरे जिस वर्ग में पैदा हुआ उससे ताल्लुक़। सर, रिचर्ड डॉकिंस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो कल्चरल क्रिश्चियन है, मतलब क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजियस पार्ट है वो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन जो कल्चरल पार्ट है वो उससे कोई एतराज़ नहीं। आप भी सारे ट्रेडिशंस त्योहार सब मनाते हैं। मैं कल्चरल मुस्लिम बहुत लिमिटेड फॉर्म में हूँ। मैं जो तमिलनाडु का मुस्लिम है मैं उसका कल्चरल साथी नहीं हूँ। मैं जो केरला में है कि बंगाल में है मैं उसके साथ नहीं हूँ, उतना मेरा आइडेंटिफिकेशन उससे नहीं है। मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आदमी को हिंदी और उर्दू बोलना आती हो, इनमें से एक पहला ये ज़रूरी है। मैं अगर चला जाऊँगा अमेरिका, वहाँ मुझे एक अरब मिलेगा जो मुसलमान है, और एक कायस्थ मिलेगा कि ब्राह्मण मिलेगा जो यूपी का रहने वाला, तो मेरा तो रिश्ता इससे बनेगा, उससे नहीं बन सकता मेरा। जहाँ तक मैं लखनऊ का हूँ, वहाँ पर अगर गाँव तकिया, गज़ल, कबाब, बिरयानी
ये जो है, अगर मुस्लिम कल्चर है तो मैं मुस्लिम कल्चर में हूँ, इसके अलावा अगर कोई कल्चर है तो वो मेरा नहीं है। मेरा तो ये है, ये लिस्ट जिसके पास भी है उसका नाम कुछ हो, वो किसी भी जात में पैदा हुआ, वो मेरे कल्चर का है। और इससे जो बाहर है, मैं तमिलनाडु जाऊँ, वो तमिल बोलता है तो मैं उससे क्या बात करूँगा? उसका नाम होगा उमर अब्दुल्ला या कोई भी, मैं क्या करूँगा? मेरे काम का नहीं वो, मेरे काम का वो। आपको अजीब बात बताऊँ, आइडेंटिटी कैसे बनती? आई वॉज इन्वाइटेड टू कराची, इससे पहले अभी तो लाहौर में गया था, एक बार कराची फेस्टिवल में बुलाया मुझे, तो मैं गया। वैसे भी मैं देखना चाह रहा था क्या है चक्कर। तो वहाँ पार्टी जो सेक्रेटरी थे, सिंध गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने अपने घर पे डिनर रखा, मुझे बुलाया। अब इंट्रोडक्शन हो रहा है, उससे सडनली खेले, ये हमारे दोस्त हैं भगवान दास साहब, भगवान दास ही नाम था, भगवान दास साहब, और ये MNA यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। पहला मेरा रिएक्शन ये हुआ कि यार ये मेरा आदमी यहाँ का फंसा हुआ है। पहला मेरा एक प्रोटेक्टिव फीलिंग हुई उसके बारे में। तो मैंने 2-4 मिनट बात की, इधर उधर की, लेकिन वो रेपो उससे मेरा 1 सेकंड में हो गया। उसने अगले दिन मुझे घर बुलाया, अपने बच्चों से, बीवी से मिलाया। तो अब उतने जो बैठे हुए थे वो उर्दू भी बोल रहे थे और वो मुसलमान नाम भी थे उनके, मगर मेरा उनसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन इससे हुआ कि ये मेरा आदमी इधर फंसा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप किससे मिलते हैं। आपकी आइडेंटिटी जो है बंधी टकी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई लखनऊ को मिलेगा तो एकदम उससे बहुत अच्छी तरह मिलने लगूंगा, लेकिन अगर मुझे सिलिकॉन वैली में जो महाराष्ट्रियन मिलते हैं, मैं उनसे इतने, अरे यार आप यहाँ कैसे, बहुत फख्र से मैं मुझे पता नहीं था कि सिलिकॉन वैली में इतने महाराष्ट्रियंस हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल। मैं यही सोचता था भाई तमिलियन जाते हैं, केरला के जाते हैं, महाराष्ट्रियन अपने घर में खुश रहते हैं, लेकिन वहाँ बहुत, दे आर डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। तो ये है आइडेंटिटी। जो मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी है वो यूपी की, अवध की है, उर्दू की है, गज़ल की है, शामी कबाब की है, बिरयानी की है और गाँव तकिए की है, बस। और उसी के साथ मैं टोटली एथिस्ट हूँ। ये जो है बिरयानी के साथ मुल्ला जी को खाना पड़ेगी मेरे साथ, ये रियलिटी। सर कुछ सवाल ऑडियंस से आए हैं। एक सवाल ऐसा है कि जो धर्म सत्ता और रिलीजन और पैट्रियार्की, ये एक ही कॉइन की 2 साइड्स है, और नास्तिकता फेमिनिज्म की तरफ कैसे देखता है? देखिए, मैं एक हार्डकोर फेमिनिस्ट हूँ और इस हद तक हूँ कि जो एपेक्स बॉडी है हिंदुस्तान में विमेन राइट्स के लिए लड़ने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उनका एंथम मैंने लिखा है। मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है विमेन एम्पावरमेंट पे बोलने के लिए, एंड दिस इज अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो एक मेरा सवाल है, जब इतना मेरे दिल में मोहब्बत और इज्जत है, मैं बिलीव करता हूँ, अभी मैं भी कह रहा था इन लड़कियों से कि 50 साल लगे कि 100 साल लगे, ये दुनिया औरतें टेक ओवर कर लेंगी। और उसका रीज़न मैं बताऊँ मैं क्यों कहता हूँ। ये नहीं कि ये पोइटिक जस्टिस है, नहीं, पोइटिक जस्टिस नहीं है दुनिया में, ये लॉजिकल होती है चीज़ें। 2 चीज़ें हुई हैं जिनका देखने में आपस में कोई संबंध नहीं है। एक, क्या दुनिया के हर समाज में औरत को एक बहुत छोटी सी जगह पे कैद कर दिया गया कि बस इतने एरिया में तुम घूम फिर सकती हो, इससे आगे तुम नहीं जा सकती, इससे आगे तुम कोई काम नहीं कर सकती। अरे भाई, चलो औरतों को साइंस नहीं आती है और वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती है, ये सब झूठ है, लेकिन मान लेता हूँ मैं। उन्हें रंग का तो सेंस होता है, उन्हें म्यूजिक का तो सेंस होता है। दुनिया के ज़्यादातर फोक सॉन्ग औरतों के बनाए हुए हैं। अगर औरतों को रंग का सेंस होता है तो कोई पिकासो, कोई रेम्ब्रा, कोई मतीज क्यों नहीं पैदा हुई दुनिया में? तुमने उसे पैदा नहीं होने दिया। अगर उसे म्यूजिक का सेंस होता है तो कोई बुथावन, कोई बाख क्यों नहीं बना कोई औरत? इसलिए कि तुमने उसे बनने नहीं दिया, उसके टैलेंट को कुचल दिया। हकीकत ये है। और अब वो धीरे धीरे बंधन टूट रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। आप ऐसा मत समझिए सब हो गया है। अब मैं
ये सब कहने के बाद मैंने ये राइट अर्न किया है कि मैं एक सवाल औरतों से करूं। आप लोगों को अकल नहीं है कि सारे मजहब आपके खिलाफ हैं? आप लोग मर्दों से ज्यादा धर्म मानते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। इन्हें अच्छा पति नहीं मिलता इसलिए अच्छा भगवान ढूंढती है। सच ये है कि भैया अगर रियल में नहीं है तो अनरियल में ही हो जाए कुछ। ये सारे धर्म जो है, जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप क्या तैयार कर रहे हैं? आप फ्रैंकस्टीन बच्चों को बना रहे हैं, अपने बच्चों को, जब आप उन्हें धर्म सिखा रहे हैं। इसलिए कि ये हर धर्म दुनिया का एंटी विमेन है, वो औरतों को सेकेंडरी समझता है। आप ये चीजें क्यों सिखाते हैं अपने बच्चों को? ये जब लड़की का मैं अखबार में पढ़ता हूं कि एक घर में दहेज के लिए लड़की जला दी गई, तो मैं सच कहता हूं मुझे उसके माँ बाप से नफरत हो जाती है। ये लड़की ससुर सास ने और नंद ने नहीं जलाई है, ये लड़की माँ बाप ने जलाई। ये कैसी लड़की आपने पाली थी कि वो जल गई? एक चाइना में एक डिश है, हम अपनी बेटियों को कैसे पालते हैं, या आप लोग करती, या आप करती हैं औरतें, और आपको नहीं करना चाहिए। वहां क्या करते हैं, अंडे से जैसे ही चूजा निकला, केतकर साहब उसको एक लकड़ी के फ्रेम केस में बिठा दे और मेवा खिला। फिर वो चूजा मोटा होना शुरू होता है, उसमें फंसता है, तो उससे से निकाल के उससे बड़े केस में बिठा दे, फिर मेवा खिलाते रहते हैं। फिर वो उसमें फंसने लगता है, तो उससे करते 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 पूरा चिकन बन जाता है और बहुत मोटा ताज़ा। उसने जिंदगी में मूव नहीं किया कभी, वो केसेस में चलता रहा है। उसके बाद जब उसे पकाया जाता है तो उसमें हड्डी नहीं होती, हड्डी होती ही नहीं। दैट इज हाउ वी ब्रिंग अप अवर डॉटर्स। आप अपनी बेटियों की हड्डियां ही नहीं बनने देते तो जलेगी नहीं तो क्या होगा? मेरी बेटी को जला के दिखाए कोई, इतना मारेगी, सीधा करे। बेटी अब तुम जा रही हो, अब तुम पराई हो गई। क्यों पराई हो गई? जरा सी गड़बड़ो फौरन आ जाना वापस। मैं तो ये सिखाऊंगा अपनी बेटी को। तो ये गलत मोरालिटी, ये जो है एक दासी का रूप, हर रिलीजन में बीवी को एक सपोर्टिंग कास्ट में लिया गया है। आप ये बच्चों को सिखा रही हैं और फिर आप कहती हैं हमें इक्वलिटी चाहिए और अगली जनरेशन को इक्वलिटी मिलेगी। नो थैंक्स टू यू एंड नो थैंक्स टू योर रिलीजन। औरतें यहां तक पहुंची है इन स्पाइट ऑफ योर रिलीजन, नॉट बिकॉज ऑफ इट। तो कम से कम अब सोचिए, आप दुश्मनी करते हैं अपने बच्चों से भी, लड़के से भी और लड़की से भी, उसे धर्म सिखा के, जो सब इधर। जी, एक सवाल ये आया है कि जब आपका जन्म हुआ तो आपके ये वालिद तो ने सच है, ये आप सही कह रहे हो। ये हुआ था, ये बहुत दिनों बाद मैंने एक न्यूज सुनी जो सच है। जी। तो आपके कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा गया, तो आपने जोया और फरहान के कान में क्या पढ़ा था? ये सवाल आया। सर मैंने तो उनके कान में कुछ भी नहीं पढ़ा, सच बात यह है। लेकिन मैं यही बात शायद थोड़ी देर पहले कहाँ कह रहा था कि मेरी लाइफ में रिलीजन है। मेरी लाइफ में रिलीजन एक विलन की तरह है जिससे मैं लड़ता हूँ और जिससे इस बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है और मैं लोगों को कन्विंस करना चाहता हूँ। उनकी लाइफ में है नहीं, मतलब कि ये बुरा है, बुरा होने के लिए भी तो होना चाहिए ना, वो है ही नहीं। उनके 2 बेटियां पैदा हुई उसके, फरहान के, वो हॉस्पिटल में जो फॉर्म था उसमें एक होता था रिलीजन, उसके आगे उसने बगैर किसी तकलीफ के या कोई रेवोल्यूशनरी बने बगैर नॉट एप्लीकेबल लिखा कि भाई है नहीं, कोई हमारा नहीं है मजहब। उसमें कोई गुस्सा, कोई इंटेंसिटी, कोई पैशन भी नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है नहीं, खत्म। तो मेरे बच्चे टोटली ए रिलीजियस है, टोटली। उनका कोई संबंध ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं ठीक से कि ये सब भी दुनिया में है, कोई वेगली सुनते हैं। मतलब अभी मेरी बेटी ने वो बनाई मेड इन हेवन, तो उसमें एक वो था कि वो लड़की जो है मुस्लिम फैमिली दिखाते हैं जिसमें वो जो बीवी है
उसका हस्बैंड जो दूसरी शादी कर रहा है तो वो जाके कोर्ट में जा रही है, ये उसका। तो अब ये निकाह का एक सीन था, तो मुझे उसने फोन किया कि हाउ दिस निकाह हैपन्स, तो उसने तो कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा भाई मुझे भी ठीक से पता नहीं है, मैं कुछ दोस्तों से पूछ पाछ के बताऊंगा, तो किसी से करवा के उनको कि कैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैंने भिजवा दिया। मगर फॉर हर निकाह उतना ही फेमिलियर था जितना कि अंटार्कटिका में जो एस्किमोस कैसे शादी करते हैं, तो उतना उन्हें पता ही नहीं, उनका कुछ संबंध ही नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में घर में कोई रिलीजियस बात देखी ही नहीं। मुझे याद है फरहान 8 साल का था, और 8 साल का बच्चा बहुत बड़ा बच्चा होता है, ये कोई ऐसा नहीं होता घुटनों पे चल रहा है। वन डे ही केम बैक फ्रॉम द स्कूल, मुझे इतना क्लियरली याद है। तो वो मेरे पास आया बहुत ही हैरत से सीधा, एंड आर वी मुस्लिम्स? तो उसे 8 साल की उम्र में पहली बार वो स्कूल में किसी ने कहा होगा उसे। मैंने कहा देखो बेटा क्या है, अब बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, इसलिए कि ये आप उनको एलिनेट कर दें, देयर इज नो गॉड, घबरा जाएगा बच्चा कि सारे तो टीचर तो कहती है गॉड है, बच्चे कहते हैं गॉड है, मुझे मेरा बाप बता रहा गॉड नहीं है, तो संभाल के चलना पड़ता है। तो मैंने कहा देखो बेटा क्या होता है कि कोई भी आदमी पैदा हो तो किसी न किसी सिटी में तो पैदा होगा ना भाई, वो बॉम्बे में पैदा होगा, पूना में पैदा होगा, जबलपुर में पैदा होगा, कलकत्ता में, कोई तो सिटी होगा, नहीं तो गांव होगा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट होगी, कहाँ पैदा होगा, कहीं तो पैदा होगा ना। इसी तरह लोग हैं, वो किसी न किसी कम्युनिटी में पैदा होते हैं, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी क्या बहुत इंपॉर्टेंस है कि तुम किस शहर में पैदा हुए हो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे दोस्त है वो कहीं और पैदा हुआ था किसी और शहर में। तो इसी तरह ये जो कम्युनिटीज हैं ये पॉपुलेशन के सिटीज हैं, अलग अलग सिटीज है पॉपुलेशन के, उनमें कहीं तो पैदा ही होता, तुम यहाँ होगा तो व्हाट। तो ये बात फिर वो आके पूछते थे दोनों बच्चे मुझे, ये गॉड गेट्स एंग्री ऑन दिस इफ वी डू दिस। तो मैंने उन्हें कभी नहीं कहा, जो और छोटे थे जब 5 साल 6 साल, तो मैंने कभी नहीं कहा कि देयर इज नो गॉड। तो मैं यस यस गॉड गेट्स एंग्री, यू कैन लीव गॉड, गॉड से प्रॉब्लम नहीं है। जब गॉड को आप क्लासिफाई कर देते हैं और उसे पर्टिकुलर बना देते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होता है। गॉड जेनेरिक है, ये बड़ा होगा ठीक है, जैसे टूथ फेरी को भूल जाएगा, जैसे सेंटा क्लॉज को भूल जाएगा, वैसे गॉड को भी भूल जाएगा। जहां इसे आपने क्लासिफाई किया वो वाला गॉड, उसमें फिर क्या है कि टूथ फेरी तो भूल जाएगा, सेंटा क्लॉज भी भूल जाएगा, और भी जो भूत होते हैं दोपहर में बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, अगर धूप में खेलते हैं बच्चे, वो सबको भूल जाएगा, लेकिन ये भगवान नहीं भूलेगा। तो इसको कोई पर्टिकुलर गॉड मत बताओ कि वो वाला गॉड, फिर ये लिपट जाएगा। इसे जेनेरिक गॉड रहे छोड़ देगा, और छोड़ दिया। जी, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मेड इन हेवन जोया अख्तर ने बनाई है, जैसे सर ने कहा, उसमें एक निकाह का सीन है, वो सीरीज़ मैंने देखी है, और उस सीन में एक बुद्धिस्ट वेडिंग का सीन शायद पहली बार किसी फिल्म या टेलीविज़न ने दिखाया है। तो ये जो वैरायटी जो उन्होंने की है इस सीरियल में, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके ज़रिए। थोड़ा मुझे भी कर दीजिए। जी जी जी। एक सवाल आया है कि आपके जो टीवी पे डिबेट्स होते हैं रिलीजियस गुरुज के साथ, जग्गी वसुदेव या श्री श्री रविशंकर या इनके साथ, तो ये डिबेट्स के बाद क्या आपको थ्रेट्स वगैरह आते हैं उनके डिसिपल्स के? वो तो देखिए मुझे बड़ा आराम है, मैं भी अभी दिखा दूंगा, मेरे पास फ़ोन मेरी जेब में है, मुझे टचवुड दोनों तरफ से गालियाँ आती है। तो जिस दिन एक तरफ से गालियाँ आना बंद हो गई उस दिन मैं परेशान हो जाऊँगा कि अभी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, दोनों तरफ से कैसे नहीं आ रही है। तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे। तो मैं 4 दफ़ा बॉम्बे पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दिया, मांगा मैंने एक बार भी नहीं था, वो खुद ही, मैं दिल्ली से वापस आया अभी आखिरी जो था, तो घर पे बाहर वो जीप खड़ी हुई है, कुछ पुलिस वाले वो लॉबी में बैठे, तो मैं क्या हुआ भाई, तो कहने वो साहब ने बोला है कि आपको एक थ्रेट परसेप्शन है, तो अभी कुछ दिन आप, इससे पहले भी थे, हमेशा पुलिस वाले ही खुद भेज देते। 4 में से 3 बार आया मुझे मुसलमानों की वजह से, और 1 बार आया हिंदुओं की वजह से। तो अभी जो है
हिंदुओं के पास राइट है 2 और बार करने का। तो है अभी चलता रहता है। 3 उनके भी हो जाएंगे ना, 3 इधर हैं। अभी क्या करें। अब वो एक ज़माने में, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है ये, जब ये चला था ये अपनी शाबानो, तो मैं और शबाना कभी भी मर्डर हो जाएगा ऐसा लगता था, इतना बड़ा था। फिर ये हिजाब पे जब बहस हुई थी, बुरखे पे, देखो हिजाब और बुरखे पर मुझे हिजाब इतना बुरा नहीं लगता, चलो भाई वो गोल वो ये ईस्टर्न यूरोपियन औरतें भी बांधती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फेस तो दिख रहा है ना। ये बुरका शटल कॉक जो है ये मुझे नहीं पसंद। एक चली जा रहा है, शटल कॉक चली जा रही है काले रंग की, ये दिस इज रॉन्ग। आपको फेस आप नहीं छुपा सकते पब्लिक। दिस इज अगेंस्ट सिक्योरिटी, दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली योर डिग्निटी तो गई, सोसाइटी मतलब सोसाइटी में सिर्फ लुच्चे घूम रहे क्या? और आपका फेस, आपकी उम्र हो चुकी है 56 साल और 60 साल, आप फेस अपना छुपाए क्यों अपने को फ्लैटर कर रही हैं? कौन देखने वाला आपका फेस? तो ये मुझे पसंद नहीं। ये बुरका जो है ना, ये दिस इज अनवेयरेबल। और बाकी ये जो है, ये जो कहाँ बांधे हुए हैं सर पे, क्यों बांधे? हमारे बचपन में तो कभी हमने देखा नहीं। मैं तो अलीगढ़ में रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ, मैं अलीगढ़ में था बचपन में, कि स्कूल में, तो सब देखते थे इतनी लड़कियाँ, कोई नहीं बांधती थी, कोई नहीं था। लखनऊ में, भोपाल में, जहाँ मैं कॉलेज में था, कोई लड़की को मैंने हिजाब बांधे नहीं देखा। ये हिजाब जो है आया पेट्रो डॉलर के साथ, ये पेट्रो डॉलर के में लिपटा हुआ आया था, इसी में बांध के लाए थे। तो ठीक है, उसको ज़्यादा इशू भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हिजाब बांधती बांधने दो, क्या करना है, हमारा क्या बिगाड़ रही है? खुद ही उसके कान में आवाज़ कम जा रही होगी, कान दोनों बंद है। मगर अफसोस है भाई, दिस इज़ नॉट अ मेजर इशू, इशूज इससे ज़्यादा बड़े हैं। आप लोग अभी बात कर रहे थे पर्सनल लॉ की। देखिए, जो राइट विंग है वो कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ का अपीसमेंट हुआ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है, इसमें थोड़ी सच्चाई है। और वो सच्चाई यूं है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का जो राइट विंग था उसका अपीसमेंट हुआ, सेकुलर माइनॉरिटी का नहीं हुआ है। अभी मैं आपको कई बातें बताऊं, आप बड़े हैरान होंगे। सेकुलर मुसलमान जो है या जो लिबरल मुसलमान है, वो किसी भी पार्टी को काम का नहीं लगता, ये बेकार है। वो जो है आंखों में सुरमा लगाए, टोपी पहने, दाढ़ी, ऊंचा पजामा, ये है आदमी, हमें ये चाहिए। क्यों? उसकी सिंपल रीज़न ये है कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर, मिनिस्क्यूल छोड़ दीजिए जो 1% या 1.5% होंगे, बाकी जो पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, उनकी हिंदुस्तान में 2 लोगों के बारे में ओपिनियन बहुत ख़राब है। एक मुसलमानों के बारे में और एक हिंदुओं के बारे में। उनकी ओपिनियन अच्छी नहीं है, वो समझते हैं बड़े घटिया लोग हैं। अगर हम इस घटिया मुसलमान को लेंगे तो ही मुसलमान हमारे पीछे आएंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान लिया तो इनके पीछे कौन आएगा? जब राइट होता है या एक स्टेटमेंट आता है ऐसा जो कि शॉकिंग हो कि ये इस आदमी ने क्या कह दिया, इस राइट विंग हिंदू लीडर ने, और पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती उसे गिरफ्तार करने की, तो क्या पुलिस उस एक इंडिविजुअल से डरती है? क्या सरकार उस इंडिविजुअल से डरती है? नहीं, वो आम हिंदू से डरती है। वो समझती है कि अगर इसको गिरफ्तार कर लिया तो आम हिंदू नाराज हो जाएगा। तो आम हिंदू के बारे में क्या राय है इनकी? अच्छी राय कैसे हो सकती है? तो ये हिंदुओं को और मुसलमानों को बहुत ही घटिया और खराब समझते, और इन्होंने हमेशा यही किया शुरू से। जो भी पार्टी पावर में आई है, जो पार्टी पावर में नहीं है, इस मामले में उनकी पॉलिसी एक रही है कि जो सबसे शाही इमाम, अरे जिस शाही इमाम के पास हिंदुस्तान का होने वाला प्राइम मिनिस्टर जाए, उस आदमी की मुसलमानों के बारे में राय क्या होगी?
कि ये उनका लीडर है या हो सकता है, तो इसके मतलब तुम्हारी राय खराब है इनके बारे में। और वो हिंदू लीडर भी पैदा हुए हैं एक्सट्रीम राइट विंग के, जिनका हाँ जी ये राइट जो हुआ है मैंने करा है, ये मैंने अपने लड़के भेजे थे राइट के लिए, आप जानते हैं बात। और सरकार की हिम्मत नहीं हुई उन्हें अरेस्ट करने की। क्यों? इसलिए कि उनकी राय हिंदुओं के बारे में खराब है, कि अगर इस आदमी को हमने अरेस्ट किया तो हिंदू तो नाराज हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो आम जनता के लिए, जो हिंदू और मुसलमान दोनों है, अपनी ओपिनियन थोड़ी सी बेहतर करें। आम जनता ने उन्हें कोई रीज़न नहीं दिया है, सच बात तो ये है। इमरजेंसी में ये शाही इमाम जो था, ये कौन लाया था? ये लाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी, जो पहला वहाँ पर बोट हाउस क्लब पे जलसा हुआ था। जिंदगी में पहली बार पब्लिक, इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये इन दोनों के साथ था, शाही इमाम। तो आपको शाही इमाम ही मिला था और कोई नहीं मिला, तो आपकी क्या राय होगी मुसलमानों के बारे में? और उस इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ अगर म्यूनिसिपल लैंप पोस्ट खड़ा कर देते तो वो भी जीत जाता। लेकिन शाही इमाम ने फतवा दिया कि ये तीन जो दिल्ली में, ये जो चांदनी चौक वगैरह का एरिया है, इसमें तीन मुसलमान जो खड़े हुए हैं, इनको आप वोट दीजिएगा। वो तीनों हारे। ये मेरी राय नहीं, हिस्ट्री आप वो देख लो। तो ये जो है अपीसमेंट 1956 में आया हिंदू कोड बिल। इट वॉज वेरी टिमिड, वेरी वीक, बहुत ही जरा सा था। उसके ऊपर जनसंघ ने हंगामा कर दिया, क्या आप ये क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं आप। लेकिन वो आया और उसे पास किया गया। फिर उसके बाद धीरे 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 उसे इम्प्रूव करते रहे। 2005 में उन्होंने बेटी को भी इक्वल को पार्टनर प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और हेरिटेज सेल्फ एक्वायर्ड पार्टी, दोनों में बराबर का पार्टनर बेटी को 2005 में बनाया गया। धीरे धीरे किया ना आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ क्यों नहीं लगाया? आप तो सेकुलर हैं, आपके लिए दोनों लॉ बराबर होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में बना था, अ कमेटी हेडेड बाय अ ब्रिटिशर। वो जो बना था लॉ, वो आज तक वही था। ये पहली बार उसमें दखल दिया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कि इंस्टेंट डिवोर्स को बैन किया है, वरना इतने वर्षों तक आपने उसे हाथ नहीं लगाया। क्यों? आप तो सेकुलर है और आपने ये चेंज किया हिंदू कोड बिल और बनाया और उसे इंप्रूव किया, इसमें क्यों आपको हिचकिचाहट थी? तो आप अपील कर रहे थे ना फंडामेंटलिस्ट को, भुगतिए। ये जो हो रहा है इसमें एक रियलिटी है। और आइंदा भी आप अगर अब ये दूसरा हो रहा है, अब हिंदू फंडामेंटलिस्ट अपील किया जा रहा, वो भी इक्वली गलत है। ये बोलते हैं मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये जो पूरा प्रॉब्लम कश्मीर का अपने पीक पीरियड पे जब था, तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि कोई 10 से 12 हज़ार ये हैं मुजाहिदीन अक्रॉस द बॉर्डर, दोनों तरफ मिला के। हिंदुस्तान का अगर 1% मुसलमान टेररिस्ट हो तो इस मुल्क में 20 लाख टेररिस्ट होंगे। अगर 0.5% हो तो 10 लाख होंगे। अगर 0.4% हो तो 5 लाख होंगे। 0.8% हो तो 4 लाख होंगे। 10-12 हज़ार थे वो। एंड यू आर विलिंग टू बिलीव कि भैया इनको घर नहीं देना चाहिए, ये क्या मालूम टेररिस्ट हो क्या हो, ये क्या आपको पट्टी पढ़ाई गई है और आपने पढ़ भी ली। तो है क्या कि खराबियां करते हैं एक्सट्रीमिस्ट, गलत स्टेटमेंट देते हैं एक्सट्रीमिस्ट, गलत स्टैंड लेते हैं। मतलब देवर डाइंग के ये चेंज ना होने पाए इंस्टेंट डिवोर्स, जबकि ये बांग्लादेश में बैन है, ये इजिप्ट में बैन है, ये लीबिया में बैन है, ये सीरिया में बैन है। ये तो मुस्लिम कंट्री है भाई, उन्होंने बैन किया हुआ है। हिंदुस्तान में क्यों था?
माइनॉरिटीज का ख्याल रखना। माइनॉरिटीज का तुम ये ख्याल रख रहे हो कि अपनी औरत को 1 मिनट में घर से निकाल दे, वाह क्या ख्याल है। और वो औरत तो माइनॉरिटी है ही नहीं, ना इंडिया के सिटीजन है वो तो आसमान से उतरी है। तो ये सारी गलतियां की गई हैं ना, जिसे हम भुगत रहे हैं। तो कम से कम 90% तो शायद सरकार चेंज हो जाए, तो इतना तो रखिए कि अब ये गलती ना कीजिएगा। आपको डर क्या है? मैं पूछता हूं, मैंने अभी टीवी पे पूछा कि भैया तुम ये जितने मुल्ला हैं, जितने हरी टोपी वाले, दे विल गिव देयर राइट आर्म टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू अमेरिका। इन्हें अमेरिका का बड़ा फैसिनेशन। तो वहां तो कॉमन सिविल कोड है, तुम वहां कैसे रहते हो और क्यों जाना चाहते हो वहां? तुम सिंगापुर में कैसे रहते हो, तुम हांगकांग में कैसे रहते हो? ये तुम्हें इंडिया ही में चाहिए, बाकी जगह चलेगा। तो आप इनके साथ इंसाफ तब कर सकेंगे जब आप इनकी गलत बातों को साफ बोलेंगे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, हम तुम्हारा घर भी नहीं चलने देंगे, दुकान भी नहीं चलने देंगे, और ये तुम ये जो है अपना ये कानून गलत नहीं रख सकते। आप दूसरा काम करते हैं, यहां उन्हें गलत कानून रखने देते हैं, वहां उनकी दुकान चलने देते हैं। 75 साल से मैं तो यही देख रहा हूं। तो दोनों जगह आप गलत काम कर रहे हैं। जो आपसे मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, वो किसी भी पार्टी का हो, इन सब ने एक लाइन से यही काम किया। कोई नहीं है जो कहे हमने नहीं किया। तो ये बंद होना चाहिए। ये तमाशा तब बंद होगा जब आप ईमानदारी से और सच्चे दिल से सेकुलर होंगे, इवन हैंडेडली, चाहे वो माइनॉरिटी हो कि मेजॉरिटी हो। मेजॉरिटी ने ठेका नहीं लिया सेकुलर होने का, उतना ही जिम्मेदारी माइनॉरिटीज की भी है, और वो उनको सुनना पड़ेगा, वरना वो भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया हम ही क्यों, खत्म। ये सर एक ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आया है कि यूजुअली जो सोशल रिफॉर्म होता है वो अगर किसी धर्म के अंतर्गत मतलब इंटरनल मामले के बारे में हो तो उसी धर्म के लोग अपोज करके कुछ रिफॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, आप आइए बम्बई, 1-2 मौलवियों से मिलवा दूंगा, ठीक हो जाएंगे आप। कभी नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, और उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो मर जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन ये चेंज नहीं होंगे, या भूल जाइए। ये इन पे आपको इम्पोज ही करना पड़ेगा। आप ये ऐसे कह रहे हैं कि जो हार्डकोर राइट विंग हिंदू थे, जब वो कहते कि हाँ भाई हिंदू कोड बिल बनना चाहिए, तब हम बनाते। ऐसा तो आपने नहीं किया, आपने तो उनकी मर्जी के खिलाफ बनाया था। वो तो इतने लड़मर रहे थे कि इंतहा नहीं। आपको कोई इंसाफ का लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो हर एक को खुश करे, पॉसिबल नहीं। ये लॉ क्या हो गया, बीजेपी ने बंद कर दी इंस्टेंट डिवोर्स, और खराब कानून बना के किए, लेकिन की ना, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। आप इन्हें ज़्यादा ढील देंगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। आप बोलो भैया देखो ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। हम तुम्हारी जो सही डिमांड है वो हम मानते हैं, वो हम मानेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हारी गलत डिमांड को नहीं मान सकते। ये गलत डिमांड मानते हैं और सही नेसेसिटी पे कुछ नहीं करते। ये दोनों गलत काम करते हैं। राइट। सो सर प्रिसाइज क्वेश्चन ये था कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी में से दूसरे हमीद दलवाई कब मिलेंगे? तो क्योंकि वो काफ़ी एक्सटेंट तक इंटरनल। देखिए ऐसा नहीं है किसी भी वक्त में, और ये आज से नहीं, मैं कहूँगा 350-400 साल से। अगर आप देखेंगे मुस्लिम राइटर्स को लीजिए, मुस्लिम पोइट्स को लीजिए, दे आर एक्सट्रीमली सेकुलर पीपल। दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस है वो शुरू होती हैं रिलीजियस पोइट्री से, हिम से, भजन से, इन प्रेज ऑफ द डेटीज, इन प्रेज ऑफ द गॉड्स, ये वो। उसके बाद धीरे धीरे दे ट्रांसेंड और दूसरे टॉपिक भी उसमें आना शुरू होते हैं, चाहे रोमांस हो, रोमांस से आगे जाते हैं, सोशल इश्यूज हो वगैरह। उर्दू पोइट्री इज वन पोइट्री इन द वर्ल्ड जो पहले दिन से एग्नोस्टिक थी, एंटी रिलीजियस नैरो माइंडेडनेस, पहले दिन। मैं आपको 350 साल पहले, 400 साल पहले के शेर सुनाऊंगा, आप कहेंगे कि यार आज तो कोई लिख जाए तो मर्डर हो जाएगा उसका, ऐसी पोइट्री है उसकी। एक कितकर साहब, ये 350 साल पहले का शेर है, ये मीर का एक कंटेम्परेरी था,
कि काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा मैं शेख। शेख जो है, वाइज जो है, ये नासे जो है, जाहिद जो है, ये सब रिलीजियस फिगर्स हैं जिनको इंसल्ट किया जाता है उर्दू गज़ल में। दे आर द विलन्स एंड हीरो इज द आशिक और द रिंद। रिंद मीन ड्रंकर्ड, ये हीरो हैं। कि अगर काबा टूट गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसमें क्या गम की बात है? जाएगा, कौन से गम की जगह है? कुछ कसरे दिल नहीं, ये दिल का पैलेस थोड़ी है। काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा मैं शेख, कुछ कसरे दिल नहीं के बनाया ना जाएगा। ये अच्छा, निजात है उर्दू लफ्ज है मोक्ष के सेंस में कि साहब अगर मोक्ष मिलेगा तो जन्नत में चले जाएंगे, और अगर मोक्ष नहीं मिला तो जहन्नुम में जाएंगे। निजात मीर का शेर है, अब ये भी 300 साल पुराना। जाए है जी निजात के गम में, कि मेरा दिल उसी के गम में लगा रहता। जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। अरे भाई, कुरान में जिक्र है ना इसका, जन्नत का, कि जन्नत ऐसी होगी वैसी होगी वगैरह वगैरह। तो गालिब कहता हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कुरान को डिनाई कर रहा है ना, तो भरी हुई। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये भी एक, किसी ने मुझे कॉपी दिखाई थी, हिंदुस्तान हमारा की, यहाँ पर एक ही जिल्द थी। ये 2 वॉल्यूम जो हैं मेरे फादर ने एडिट किए थे, हिंदुस्तान हमारा। कई सौ साल की उर्दू पोइट्री का सिलेक्शन है, जो हमारे यहाँ की डेटीज़ पे, हमारे त्योहारों पे, हमारे शहरों पे, हमारे रुत पे, कल्चर पे, जो पोइट्री उर्दू में सालों हुई, बरसों, सदियों। आपको कृष्ण पे कितनी उर्दू पोइट्री मिलेगी, कोई हद नहीं। कृष्ण और राधा, शिव पार्वती पे कितनी मिलेगी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कितनी पोइट्री मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान की किसी भाषा में होली पे उर्दू से बेटर पोइट्री नहीं होगी, दावे से बोल रहा हूँ। और वो किताब आप लोग मंगवा सकते हैं, राजकमल जो है अपना है दिल्ली का पब्लिशिंग हाउस, हिंदुस्तान हमारा 2 वॉल्यूम में। आप मंगा के पहले तो सिर्फ उसकी वो देख लोगे ना, सूची, उसकी फेहरिस्त लिस्ट देख लोगे, इंडेक्स, उसी से परेशान हो जाओ। हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। हिंदुस्तान का जब से फ्रीडम मूवमेंट हुआ, कोई ऐसा मौका नहीं है, चाहे वो क्विट इंडिया का हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन का हो, चाहे कोई भी हो, गांधी जी की मरण व्रत हो, जो जिस पे आपको उर्दू में कमाल की पोइट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, महारानी हो, जोधाबाई हो पे जो पोएम है, ये बनारस के घाट हो, गंगा जी पे हो, आपको जो पोइट्री मिलेगी वो अनबिलीवेबल है। इस रुख को कोई जानता नहीं। तो ये सेकुलर लोग थे तो लिखा था, और ये इतने बड़े पोएट बने रहे इसलिए कि ऑडियंस सेकुलर थी, वरना ये बड़े नहीं बनते। जो उर्दू पोइट्री सुन रहे थे, अगर उन्होंने ये पोएम्स और ये शायरी अप्रिशिएट की, तो उनमें भी तो कोई सेकुलरिज्म ही होगा। आपने इन सबको भुला के 3 मुल्ला पकड़ लिए। मुल्ला हिंदुस्तान के मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है कपड़ा बुनने वाला मुसलमान बुनकर, जो मेरठ में कैंची बनाता है, चाकू बनाता है, जो भागलपुर में रेशम का काम करता है, जो बनारस में साड़ी बनाता है। 13-14% मुसलमान जो हैं, 50% से ऊपर आर्टिसन रजिस्टर्ड मुसलमान इंडिया के, ये हैं लोग। इनसे कभी बात भी नहीं की गई। जब अनाउंस हुआ था पाकिस्तान का, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, मेरी राय नहीं है, 30,000 बुनकरों ने दिल्ली में आके जुलूस निकाला था उसके खिलाफ, कि हमको नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम बनारस में खुश हैं। उसका कोई जिक्र नहीं मिलता आपको कहीं। एक पार्टी फॉर्म की थी जिसके लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। तो ये फलां वोटिंग हुई थी, उसमें तो सब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। कौन सी वोटिंग? जो सिर्फ वो लोग कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था। तो ये बड़े बड़े ज़मींदार, नवाब,
अमीर बिजनेसमैन बोहरी और ये अमीर लॉयर्स बॉम्बे के, ये थे प्रो पाकिस्तान लोग। इन्हें अलग अपना बना, इन्हें अपना नोट पे तस्वीर छपवानी थी। उन्हें मालूम था यहाँ तो गांधी जी की छपेगी, तो एक मुल्क ऐसा भी तो जहाँ मेरी तस्वीर छपे। आम आदमी नहीं था साथ में इनके, गलत। लेकिन ये तो चले गए, वो आम आदमी इधर रह गया, अब सदा उसको मिल रही है, विच इज रॉन्ग। कहाँ आप बोलिए, एक आम हिंदू को ले लीजिए, वो किसी जगह काम करता हो, वो चाहे पुलिसमैन हो, वो दुकानदार हो, वो किसी स्कूल में पढ़ाता हो, म्यूनिसिपल स्कूल में, उसे टाइम है, उसके पास एनर्जी है ये सब गलत काम करने का। वो उसको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भिजवाना है। अच्छा, हम पुलिस से ज़रा सिंपैथाइज कम करते हैं। आप एक आम पुलिस वाले की हालत देखिए क्या है ना, उसे आप प्रॉपर, एक जगह पे एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया गया था कि बम्बई में, कि भाई यहाँ जो पुलिसमैन जो है जूनियर ऑफिसर्स, उनके क्वार्टर्स बनेंगे। वो ज़मीन बहुत प्यारी थी, वहाँ सब बड़े बड़े ऑफिसर्स के ह्यूज फ्लैट बन गए, और नीचे जो है वो बन गया एक डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा सा। तो उससे इतना पैसा मिलता है कि इन्हों अपने महीने का पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो वो घर नहीं है उनके पास, 18-18, 20-20 घंटे आप उससे ड्यूटी कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को आप विलन बना के देखें। आम आदमी, वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो जिंदगी से जूझ रहा है। उसको 2 वक्त की रोटी, बच्चे को अच्छा स्कूल, बीवी को ठीक इलाज, यही नहीं करवा पा रहा। उसके पास कहाँ फुर्सत है बाकी कामों की। लेकिन आप उसे ऐसी जगह डाल देते हैं कि उसके पास चारा ही नहीं है। उसकी बाकी आइडेंटिटीज आप क्रश कर देते हैं। उसको सिर्फ बता देते हैं तू हिंदू है या मुसलमान। उसकी तो 2500 आइडेंटिटीज है। भगवान दास से जब मैं मिला था तो मेरी कोई और आइडेंटिटी थी। मैं जब पोइट्री की महफिल में बैठता हूँ मेरी कोई और आइडेंटिटी होती है। जब मैं फिल्म राइटर, मेरे पास कितने डायरेक्टर हैं, मैं 40 साल 45 साल से शायरी कर रहा हूँ। आज तक मेरे कई डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक बार नहीं पूछा आप पोइट्री भी लिखते हैं, एक शेर सुनाइए। उन्होंने कभी मुझसे नहीं सुना, ना मैंने सुना है। मैं क्यों तकलीफ दूं बेचारों को। वो ज़्यादा अपने गाने की बात करते, मैं गाना लिख देता हूँ उनका, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर हमारे कोई दूसरे लोग हैं, जैसे यहाँ हम बैठे हैं, ये कोई दूसरी दुनिया है। तो अलग अलग मुकाम पे आपकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। मैं क्रिकेट से इंटरेस्ट है, मुझे टेनिस से इंटरेस्ट, वहाँ में कोई और दोस्त है मेरे। आप क्या करते हैं कि सारी आइडेंटिटीज को क्रश करके एक कर, बस जो तेरा धर्म है वही तेरी आइडेंटिटी। रॉन्ग। जी, काफ़ी सारे सवाल है लेकिन समय की पाबंदी है। हालांकि ये एथिस्ट कॉन्फ्रेंस है, फिर भी ये तो हो नहीं सकता कि जावेद साहब हमारे बीच में हो और हम उनकी पोएट्री ना सुने। तो हम तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैंने बताया मेरे प्रोड्यूसर्स ने आज तक नहीं सुनी। ऐसा क्या? नहीं, आपके सजेस्ट करने से पहले भी ये तय हुआ था कि हम तो सुनेंगे नहीं सर, आपकी। फिर भी मैं चाहूँगा, देखिए मैं तो यहाँ आप ही लोगों से मिलने आया हूँ और मुझे बहुत खुशी में आया हूँ। अब एक बात मैं और बताऊँ, आप समझेंगे ये कहानी बना रहा है, मगर ये कहानी नहीं। 70s 80s में हमारा काम बड़ा अच्छा चल गया था, 80s में भी। तब तक टीवी नहीं थी, ये यूट्यूब नहीं था। तो था क्या कि जब नाम बताया जाता था मेरा ये वो है, तो लोग बड़ी ज़ोर से हाथ मिलाते थे, लेकिन पहचानता कोई नहीं था। रोड पे मैं जा रहा हूँ तो कोई नहीं पहचानता। हमारी सूरत तो स्क्रीन पे आती नहीं। तो अब क्या था, जब सक्सेसफुल हो गए थे तो भाई लोग साइनिंग ही बड़े बड़े अमाउंट देते थे। ये लीजिए साहब, ये पैसा रखिए, हमारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखती है। ये नहीं होता कि वो स्क्रिप्ट हम खरीद रहे हैं, आप तो ये पैसा रख लीजिए, अब हमारे लिए, अब आप एक स्क्रिप्ट लिखिए। हमने ले लिया, खा गए पैसा। और ये एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार हुआ। अब मैं होटल के कमरे में बैठा हूँ, कागज़ सामने रखा है, पेन है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बैठा हूँ, उठता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगता था कि भैया जो मैं लिख सकता था वो मैं लिख चुका हूँ। अब मैं अंदर से खाली हो चुका हूँ। ये आदमी जिसने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं, बेवकूफ़ को पता नहीं कि मैं तो अब लिख ही नहीं सकता। पैसे मैं इसके खा गया हूँ, तो अब मैं करूँ क्या। तो मैं सोचता था, फैंटेसी थी मेरी, मैंने किया नहीं मगर कि मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊं, वहां अपना नाम बदल के कोई दूसरा काम करने लगूं, भाग जाऊं। और एवरी टाइम जिस शहर के बारे में मैं सोचता था
वो था सांगली। अच्छा सांगली क्यों, ये मेरी बाद में समझ, उसको नहीं सांगली चला जाओ। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कभी कोई आदमी नहीं मिला था जिसने कहा कि मैं सांगली का हूं, और न मेरी किसी से मुलाकात हुई कि जो सांगली का हो। ये लोग जब आए थे अभी, अपना प्रदीप साहब वगैरह, ये तो मैं जिंदगी में पहली बार सांगली के किसी इंसान से मिला। तो मैं सोचता था यार, ये शहर पेपर में नाम छपता रहता है तो शहर तो अच्छा ही होगा, बड़ा है, सुना है वहाँ इंडस्ट्री है और वो होता है शुगर केन और ये और वो, तो एफुलेंट है सिटी। और वहाँ से इधर कोई नहीं आता, इधर से वहाँ कोई नहीं जाता है, वो सबसे सेफ जगह है, वहाँ मुझे पहचानने कोई नहीं आएगा। तो इतने दिनों बाद अब आना हुआ, उस वक्त बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की। तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग को हो सकती है, आप सुबह से बैठे हैं, आपको कुछ भी पूछना हो, जितनी भी देर हो, मैं उल्टा सीधा जो भी जवाब दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूँ। आपने पार्टीशन का जिक्र किया, तो मेरा एक जस्ट क्यूरियोसिटी से सवाल है, क्योंकि पार्टीशन के बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा है, सब कुछ किया है। तो पार्टीशन के बाद शायद कोई और भी जवाब दे पाएगा, आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि मैंने ऐसा सुना था कि बाद में बैरिस्टर जीना वापस इंडिया आना चाहते थे। कौन क्या कौन खूब कौन कौन है ना? अरे भाई आए होंगे, अब क्या किया जाए। नहीं नहीं, हाँ, आना चाहते थे, हमेशा के लिए आना चाहते थे। उन्होंने रिग्रेट किया, मैंने जो किया है उसके लिए, उन्होंने जो किया था उसके लिए रिग्रेट किया। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं कि उन्होंने रिग्रेट किया। वो तो बड़ी जल्दी मरी गए, 1.5 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई, और उसमें भी अक्सर वो बीमार थे, जो मरी वरी कोई हिल स्टेशन है वहाँ पर थे, उनसे कोई मिलने मिलने भी नहीं जाता था। जब उनकी डेथ हुई, ही वॉज इन कराची आई थिंक, तो उनकी जो एम्बुलेंस थी वो ब्रेक हो गई रास्ते में, तो कोई 40-45 मिनट कायदे आज़म पाकिस्तान जो थे वो एक उसमें पड़े हुए थे, एम्बुलेंस में, जो हाईवे पे खड़ी हुई थी। 40-45 मिनट तक कोई आया भी नहीं। ये सब तो मैंने पढ़ा है, लेकिन वो वापस आना चाह रहे थे ये मुझे नहीं मालूम। इतना ज़रूर मालूम है कि पार्टीशन के कुछ दिनों पहले वो नेगोशिएट कर रहे थे कुछ प्रॉपर्टी बॉम्बे में, तो मतलब उनका इरादा था कुछ और प्रॉपर्टी भी खरीद लूँ। तो एक प्रॉपर्टी तो उधर बना ही रहे थे, दूसरी इधर भी थोड़ी सी चाहिए थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, बिहार नहीं, बिहार के लोग ज़्यादातर उधर गए थे, ईस्ट पाकिस्तान जो होता था बांग्लादेश है। ये जो लोग गए थे इनमें से अक्सर वापस आना चाहते थे और आना शुरू कर दिया था। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया जो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के लिए था, ईस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं, कि आपको अब इधर आने में परमिट लेना पड़ेगा। जो कि बहुत से लोग सरकार में नाखुश थे, कह रहे जवाहरलाल नेहरू है, ये तो पता नहीं कितनों को वापस बुला लेगा। लेकिन शायद कुल मिला के 8-9 हज़ार आदमी वापस आए परमिट लेके, वो गए थे, उनको बाकियों को आने नहीं दिया गया। और भी लोग आना चाहते थे आम, उनको वहाँ जाके लगा कि हमने गलती कर दी, एंड दे वांटेड टू कम बैक। ये मैंने सुना है बहुत से पाकिस्तानियों से कि उनकी जो नानी थी या उनकी दादी जो थी, वो कहती थी जब मर जाऊँ मैं तो मुझे किसी भी तरह से जाके मुरादाबाद में बरी करवाना, मुझे यहाँ नहीं दफन होना है, या मुझे आजमगढ़ भेज देना मेरी बॉडी को, या रामपुर में करवा देना, या बनारस में करवा। ये बहुत कॉमन कि उनकी ये फैंटेसी थी कि कम से कम मैं मरूं तो दफन इंडिया में। तो वो चली गई थी, फैमिली चली गई, वो चली गई, लेकिन उनके दिल में वही रहा, उनको अपने शहर से उनका रिश्ता टूटा नहीं। लालू खेत एक एरिया है जहाँ ज़्यादातर यही हैं रेफ्यूजीज़ इंडिया के। तो आप जब वहाँ पर दुकानों का नाम पढ़ते जाओगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि अमृतसर स्वीट्स, वो दिल्ली फला, लखनऊ फला, कानपुर, ये गोरखपुर, उनकी दुकानों पे उनके शहरों के नाम लिखे। पिछले दिनों एक बात हुई थी जो मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगी। बेंगलोर में कोई मिठाई की दुकान है, कराची वाला,
और उसके ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये कराची वाला हटा दीजिए और कराची नाम मत यूज़ कीजिए। शर्म आनी चाहिए उन्हें। ये वो लोग हैं सीधे साधे सिंधी जो वहाँ रहते थे, उनकी ज़मीन थी। वहाँ पर ये मुस्लिम लीगियों ने और फैनेटिक्स ने उनको वहाँ से निकाल दिया। जिस ज़मीन में और जिस शहर में उनके नस्लें रही थी, वो उसका नाम तो अपने पास रखेगा। तुम उससे नाम भी छीनना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका कि वो ज़मीन है उसकी जहाँ से उसे निकाला गया, वो उसे आज भी याद करता है। तुम्हें उसकी याद पे एतराज़ है? कैसे आदमी हो भाई तुम? सब कुछ छिन गया मगर अपना वो कराची नाम लिए बैठा है। ये कराची क्या किसी के बाप का है जो वहाँ पर बैठा है? ये इसकी भी ज़मीन थी, इसका भी घर था। और जो लोग कह रहे थे तुम कराची हटा दो, ये वो लोग हैं जो अपने शहर से मोहब्बत करना नहीं जानते।